कि ये एग्जाम में बेटा बहुत क्वेश्चंस की वैरायटी बन सकती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से। क्या क्या, जैसे क्या क्या चीज हम निकालते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। रिड्यूसिंग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, समझ रहे बेटा मेरी बात? जल्दी बताओ। रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड एप्लीकेशन बेटा कहां पर था? सेकंड एप्लीकेशन हाँ, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल निकालने के लिए। मेटल्स की अगर बेटा हमें रिएक्टिविटी बतानी है, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, तो उसके लिए यूज करते हैं। थर्ड आपको बताया था ई सेल की वैल्यू निकालने के लिए, अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन बेटा आ गया मेरे सामने, ये रहा। हाँ बेटा, तो इसमें आपको क्लोराइड आयन का दे रखा है 1.36 वोल्ट, और ये दे रखा है क्रोमियम Cr3 पॉजिटिव आयन का -0.34, क्रोमेट का और मैग्नीज का। अब यहां पर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट दिया है, लेकिन क्योंकि ये जेई का क्वेश्चन है मेन का, तो इसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा, है ना। तो अभी मैं ये देखता हूं इसमें क्या ट्विस्ट है, आपको बताता हूं ये क्या है। यहां पर आप लोग ध्यान देना कि बेटा यहां जो ई नेगेटिव की वैल्यू दी हुई है क्लोराइड आयन की, देखो ध्यान से, क्लोराइड आयन की पॉजिटिव है, क्रोमियम की माइनस में है, और क्रोमेट का और मैग्नीज का प्लस है, Mn2 प्लस, बच्चों Mn2 प्लस, ये रहा 0.151 वोल्ट। Cr3 प्लस 1.33 ये Cr3 प्लस का, ठीक है, टेबल में से दिया हुआ है। और Cr3 प्लस अगर देखें, Cr3 प्लस से क्रोमियम वापस कन्वर्ट होगा, ये नीचे वाला है -0.74, ठीक है। तो बेटा इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होना चाहिए? जिसकी सबसे ज्यादा ई नेगेटिव की वैल्यू हो, है ना। तो अगर इन सब में देखें तो ई नेगेटिव की वैल्यू अगर हम देखें, कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट तो नहीं है, रुको एक बार कैच करने दो मुझे, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर हम देखें बेटा, सबसे ज्यादा ई नेगेटिव की वैल्यू आ रही है, इसमें लिखी हुई है -0.74, और जो कि है क्रोमेट आयन की Cr3 प्लस, है ना, ये वैल्यू है। तो इस तरीके से बेटा आंसर क्या आना चाहिए? क्रोमेट आयन होना चाहिए। यस, इसका आंसर क्या है? Cr3 प्लस, Cr3 प्लस वाला, बी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नहीं बी वाला, बी ऑप्शन, Mn2 प्लस आयन, हाँ Mn2 प्लस आयन, अच्छा Mn2 प्लस आयन, Mn2 प्लस आयन क्यों हुआ? इसका 1 पॉइंट, इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल भी अलग दे रखा है। ये क्वेश्चन बेटा देखना पड़ेगा, इसमें क्या चीज समझ में, क्या चीज सिंपल नहीं है। Cr3 प्लस आयन, क्रोमेट और Cr3 प्लस 1.33 है, MnO4, MnO4 ट्वाइस Mn। बेटा ऐसे तो इसमें देखकर 1 पॉइंट, यहां पर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, रुको, इसमें क्या ट्विस्ट है? इसको बेटा जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, देखो एक चीज देखना आप, यहां पर जैसे जो रिडक्शन पोटेंशियल हम लिखते हैं, जैसे रिडक्शन पोटेंशियल लिखने का मतलब है कि क्लोरीन रिड्यूस होगी बेटा किसमें? क्लोराइड आयन में। तो ये वैल्यू दे रखी है आपको, मान लो 1.36 वोल्ट, ठीक है, ये 1.36 वोल्ट दे रखी है। दूसरा आपको दिया है क्रोमेट से क्रोमियम, क्रोमेट आयन से क्रोमियम, ठीक है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है आपको 0.74, ठीक है, Cr3 प्लस -0.74, ठीक है, ये भी दे दिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है Cr2O7, Cr2O7 ट्वाइस, और ये अगर रिड्यूस होगा, ये अगर रिड्यूस होगा किसके अंदर?
क्रोमियम Cr3+ के अंदर। एक बार बेटा एक चीज आप समझने की कोशिश करना, इसका मतलब ये है बेटा जैसे क्लोरीन के अंदर अगर क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी तो 2Cl नेगेटिव बनेगा, ठीक है, इसका मतलब ये है रिएक्शन का। इसी तरीके से अगर क्रोमेट आयन का देखें यहाँ पर तो Cr3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेकर क्रोमियम में कन्वर्ट होगा, और इसका मतलब अगर देखें तो बेसिकली बेटा ये है K2Cr2O7, K2Cr2O7, ठीक है, ये आयन जो है K2Cr2O7 है, ठीक है, यानी ट्वाइस ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेगा क्लोरीन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है इसके ऊपर ऑक्सीजन 14 माइनस 14 x माइनस 14 2x माइनस 14 इक्वल टू माइनस 2 तो क्रोमियम आयन बेटा यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इसकी +8 है, +8 से किसमें होगा Cr3+ में, Cr3+ यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +3। तो बेटा अगर आप देखोगे क्या ट्विस्ट है, रुको, कि क्वेश्चन के अंदर बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट पता है सबको बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में ये क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर देखो, हम कभी जब जैसे वैलेंसी निकालते हैं तो उसमें एक चीज और थी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी बात करते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पर बात करोगे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जो आपने रिडॉक्स चैप्टर पढ़ा था बेटा 11th क्लास में, तो उसमें एक टॉपिक आया था ऑक्सीडेशन नंबर, किसी को ध्यान हो तो कैसे निकालते थे, जैसे ये क्रोमेट है, हाँ, ओवरऑल इसके ऊपर बेटा -2 चार्ज है, देखो मैंने कैसे किया है, इस पर मुझे निकालना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो 2x -14 क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा हमेशा क्या होती है -2 रहती है, -2 पता है सबको, बैलेंस भी वही रहती है -2, तो -2 × 7 -14 इस तरीके से अगर उधर ले जाएंगे तो 16, तो x की वैल्यू आ रही है 8, यानी क्रोमियम की बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है, और अगर इसको अगर हम देखें Cr3+ आयन के अंदर, तो Cr3+ आयन के अंदर बेटा क्रोमियम की वैलेंसी कितनी हुई, इसका मतलब बेसिकली इसने 5 इलेक्ट्रॉन, यानी इसको +8 से +3 की तरफ चला गया, तो 5 का इसका माइनस हुआ, हाँ बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन, हाँ सुनो, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम करने का मतलब ये हुआ कि बेसिकली क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट करे, +3 +5 का गैप हुआ यहाँ पर, तो Cr2O7 अगर H पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो 1 इसकी वैल्यू 1.33 है प्लस, है ना, यहाँ पर ऐसा क्या ट्विस्ट है इसमें, यही चीज तो सोचना पड़ रहा है मुझे, 1.33 वोल्ट प्लस का है इसमें, 1.33 प्लस, तो फिर तो ये अपना माइनस, और फोर्थ वाला है मैग्नीज वाला MnO4 आयन, किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, एक बार रुक जाओ, बस 2 मिनट और लूंगा, Mn2+, तो Mn2+ अगर देखेंगे Mn2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो बेटा यहाँ पर देखो बेसिकली इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या लूज करे, कहीं ऐसा तो नहीं रिडक्शन पोटेंशियल की जगह दूसरी वैल्यू दी हो, तो अगर हम देखें MnO4 को Mn2+ में, तो उसकी वैल्यू भी 1.49 है, यहां पर 1.5 दी है, ऐसे कैसे, रुको, MnO4 से Mn2+ 1.49, थोड़ा सा डिफरेंस है वैल्यू में, तो बेटा एक चीज अगर देखोगे यहाँ पर, तो इस तरीके से अगर देखें तो अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, ओहो
अब समझ में आया। देखो क्या ट्विस्ट था, कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर बेटा। सुनो, मैंने अभी आपको बोला ना आयंस का है। जैसे अगर मान लो, सुनो यश, अगर मैं ये कह रहा था टेबल के अंदर अगर लिथियम का सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो इसका मतलब लिथियम मेटल, सुनना ध्यान से, लिथियम मेटल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। समझे मेरी बात? ये चीज मैंने बताई थी एक दिन, शायद आयन का आपकी क्लास में हुआ कि दूसरी क्लास में, कि लिथियम मेटल बेटा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे लिथियम आयन, अगर मुझसे पूछोगे लिथियम आयन के बारे में, जैसे यहां अगर देखें, यहां पर अगर वैल्यूज देखोगे तो ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है। आयंस भी दे दिए हैं कुछ, उसमें मेटल नहीं है खाली, उसमें कुछ आयन है, और ये है क्लोराइड आयन, रुको, क्लोराइड आयन, ठीक है, क्रोमियम 3+ आयन, ठीक है, अभी रुको 2 मिनट बस, क्रोमियम और मैग्नीज, ये दिया है। अब देखो ध्यान से बेटा, आयंस की बात आ गई। अब आयन जब होते हैं तो आयंस का ठीक अपोजिट केस होता है। मतलब कि अगर लिथियम मेटल इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, सुनो, अगर लिथियम मेटल स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो लिथियम आयन जो होगा वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कैसे, ये समझो मेरी बात। लिथियम आयन Li3+ आयन वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये दूसरों को रिड्यूस नहीं कर सकता। वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों? क्योंकि दूसरों को रिड्यूस नहीं कर सकता। एक बार Li2+ की स्थिति देखो, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन है यश? Li2+ के पास क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहां पर ये देखना, इन दोनों चीजों को समझो। लिथियम मेटल तो बेटा बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सुनो, लिथियम मेटल बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लेकिन क्या Li2+ आयन इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को? यह सोच के बताना, Li2+ की स्टेट क्या हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास आउटर मोस्ट शेल में थे, उसने दे दिए पहले से, अब उसके पास है नहीं है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी उसकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी क्या होगी? बहुत ही कम होगी, ना के बराबर। इसीलिए सबसे वो क्या कहलाएगा बेटा, अगर Li+ आयन की बात करोगे, Li2+ आयन की, तो ये होगा वीकेस्ट, अपोजिट होगा, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। समझे? ये आयंस का क्या कंसेप्ट होता है, मैं आपको बताता हूं। जो मेटल बेटा जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसे लिथियम की बात कर रहे हैं, लिथियम मेटल बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन जो बेटा उसका आयन होगा, उस आयन के साथ क्या स्थिति होगी? आयन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है, यस, ठीक है, Li2+ आयन में। अब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्या दे सकता है? नहीं दे पाएगा, बल्कि वो गेन करने की स्थिति में रहेगा। उसकी कोशिश क्या होगी बेटा, किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए और मैं वापस लिथियम मेटल में रिड्यूस हो जाऊं। मेरी बात को समझ में आ रही है तो बताइए जरा। इसका मतलब एक सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो यही तो मैं कह रहा था, जेई मेंस का एक क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट था, आयंस दे दिए यहां पर। मैं कल जो बता रहा हूं आपको, वो मेटल्स के बेसिस पर बता रहा हूं। तो अगर बेटा इसमें देखें ऑप्शंस के अंदर, तो ऑप्शन के अंदर आपको यहां पर क्लोराइड आयन दे रखा है, क्रोमियम, चारों के आयंस दे रखे हैं। और आयन का ऑर्डर बेटा क्या होगा? अगर आयन की रिड्यूसिंग पावर आप मुझसे पूछोगे तो बेटा ठीक अपोजिट कर दो, ठीक अपोजिट कर दो। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हो जाएगा? जो सबसे ऊपर है सीरीज में, सबसे ऊपर सीरीज में होगा, उसके अकॉर्डिंग देखें अगर, तो किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है? यहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू अगर देखेंगे, अगर हम अभी पॉजिटिव की बात कर रहे थे, तो पॉजिटिव बेटा सबसे ज्यादा किसका मैग्नीट्यूड है यहां पर? 1.36, 1.33, और रुको 1.33 प्लस 1.51 मैग्नीज का सबसे ज्यादा है बेटा, MnO4 का। इसलिए इसका आंसर क्या है? MnO4 आयन है। ठीक है ऋषि? अभी किस किस के दिमाग में ये बात गई कि मेटल और उसके आयन का सिस्टम क्या है? एक चीज आपको फिर दोबारा समझाता हूं प्रथमेश, देखो अब मैं फ्लोराइड आयन समझाता हूं। देखो फ्लोराइड आयन अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इस F नेगेटिव को देखो, F नेगेटिव बेटा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा? एक बार सोच के बताओ मुझे, कोई भी बच्चा बताओ।
इस F नेगेटिव की स्थिति बताओ क्या होगी। फ्लोरीन गैस है और F नेगेटिव है, क्या होगा। फ्लोराइड आयन का मतलब क्या है, उसने बेटा एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, फ्लोरीन गैस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और अब वो फ्लोराइड आयन किस में कन्वर्ट हो सकता है, वापस फ्लोरीन गैस में। बोलो ऐसा होगा, F2 में कन्वर्ट होगा और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, है ना। तो एक बात देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, फ्लोरीन गैस जो है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। फ्लोरीन गैस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस क्लियर, समझ में आ रही है। बट फ्लोराइड आयन क्या होगा, F माइनस, सबसे अच्छा क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। समझे मेरी बात। जो मेटल का जो भी बेटा एटम का जो भी, सॉरी एटम कह रहा हूं, जो भी मेटल या नॉन मेटल हो, चाहे फ्लोरीन हो या लिथियम हो, जो उसके आयन की प्रॉपर्टी होती है बेटा वो ठीक अपोजिट होगी। यानी फ्लोरीन गैस F2 गैस जो कि एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, लेकिन फ्लोराइड आयन बेटा बेसिकली यहां पर क्या कर रहा है, तानिया देखिए, फ्लोराइड आयन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करोगे, यस, अगर मैं चाहूं कि फ्लोराइड आयन को मैं ऑक्सीडाइज कर दूं, मतलब कि बेसिकली उसको इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो कौन कौन बच्चे कहेंगे, प्रथमेश बताओ, क्या फ्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन को लेने की स्थिति में है। F नेगेटिव आयन क्या इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, इसके पीछे बिल्कुल सिंपल रीजन है। F नेगेटिव बेटा ध्यान देना, ऑक्टेट पूरी हो चुकी है। F नेगेटिव का मतलब क्या है तानिया, कि एक इलेक्ट्रॉन बेटा लेने के बाद फ्लोरीन स्टेबल हो चुका है, और जब कोई मेटल स्टेबल हो जाता है, कोई भी चीज स्टेबल हो जाती है, तो क्या वो वापस एक और इलेक्ट्रॉन लेके अनस्टेबल होगा, नहीं होगा ना। सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि फ्लोराइड आयन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि फ्लोरीन गैस सबसे अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ठीक है, इसी तरीके से हर एक मेटल के साथ हो गया। जैसे लिथियम का देख लो, दूसरे केस पर लिथियम को देख लो नीचे, लिथियम मेटल की अगर बात करें, अगर बेटा लिथियम मेटल मेटल की बात करें, तो लिथियम मेटल जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस मतलब लूज करेगा, और जिसकी वजह से वो बेटा बनेगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, दूसरे को रिड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने। लेकिन लिथियम आयन Li2+, वो भी बेटा उसकी ऑक्टेट क्या है, Li2+ को ध्यान से देखो, लिथियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो उसने लूज कर दिए, यस। अब उसकी बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। लिथियम नहीं 8 नहीं, 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों उसने लूज कर दिया ना। तो अब बेटा उसके पास नहीं, स्टेबल है वो, सुनो मेरी बात, वो स्टेबल हो गया। जब स्टेबल हो गया तो वो वापस इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना चाहेगा, समझ गए। तो Li2+ आयन को आप आसानी से रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। Li2+ को आप यहां ये रहा Li2+, ठीक है। अगर लिथियम प्लस में होता है तो लिथियम आयन वापस अगर होगा बेटा, तो लिथियम मेटल में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को तो लूज कर सकता है, ठीक है। ओ क्या कर रहा है, Li2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर बेटा वापस लिथियम मेटल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो सिंपली देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, अगर आप टेबल में देखो, इस वाली टेबल में लिखा हुआ है, तो वहां पर मेरे को ये बताना था आपको, आयंस का मैं बताने वाला था, ये मैंने बताया नहीं, आयंस का बेटा अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आयंस दिए होंगे बेटा प्रथमेश, अगर आयंस दिए होंगे ऑप्शंस के अंदर, सिंपल चीज है, अगर मेटल दिया हुआ है तो मेटल का ऑर्डर तो इसी तरीके से चलेगा, जितना ज्यादा ई नेगेटिव की वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आयंस दिए हुए हैं, सुन लो बेटा, अगर आयंस दिए हुए हैं तो ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा, यानी लिथियम आयन फिर बन जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फ्लोराइड आयन बन जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात सबको समझ में आई, तो आगे बढ़े।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पता है जल्दबाजी में गलत करते हैं बच्चे। मैं आपको पहले ही बोल रहा था ये जेईई मेंस का अगर क्वेश्चन है तो उसमें कुछ ट्विस्ट है। ट्विस्ट था इसमें, आयंस दे रखे थे, मेरा भी दिमाग जो है मैं भी देख नहीं पाया कि मेटल दिए हैं, मैं यही चीज तो तब से देख रहा था, मैंने कहा इसमें क्या ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट है कि मेटल के आयन दे रखे हैं बेटा, इसमें मेटल की बात नहीं कर रहे। तो अगर मेटल की बात करते तो फिर जैसे मैंने आपको बताया वही ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो जब आयंस का पूछ लिया तो आयंस में इस तरीके से ध्यान रखो कि जिसमें ई नेगेटिव की वैल्यू मैक्सिमम है वो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यस, क्लियर हुआ बेटा, बताओ? ठीक है, ठीक है, आ गया कि नहीं? वैसे ही आई मेरी बात समझ में? दोनों चीज बिल्कुल अपोजिट है, बस स्टेबिलिटी का सिस्टम है। आप एक बार देख भी सकते हो कि कोई भी मेटल जो है बेटा, देखो नेचर के अंदर ये चीज है कि जो जितना स्टेबल होगा, सुनो, जो जितना स्टेबल होगा वो कभी अपनी स्टेबिलिटी को खत्म नहीं करेगा। तो मेटल अनस्टेबल क्यों होते हैं और नॉन मेटल अनस्टेबल क्यों होते हैं? अगर हम एटम्स की बात करें ऋषि, तो इसलिए क्योंकि मेटल के पास तो बेटा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि किसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन मेरे सर से छूट जाए, है ना, इस इलेक्ट्रॉन को मैं निकालूं और मैं स्टेबल हो जाऊं। अरे सिंपल सी चीज है ना। नॉन मेटल क्या कहता है? नॉन मेटल की स्थिति क्या होती है? नॉन मेटल कहता है कोई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, दो इलेक्ट्रॉन दे दो। जैसे हेलोजेंस की बात करें ग्रुप 17 में, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन वो कहते हैं मुझे दे दो। इसीलिए इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का वेट कर रहे हैं, तरस रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। एक इलेक्ट्रॉन जैसे मिलेगा वैसे बेटा क्या हो जाएंगे आरएससी, स्टेबल हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अब बेटा जो चीज स्टेबल हो गई, यानी मेटल के आयन स्टेबल हो गए ऋषि, और क्लोराइड आयन जैसे फॉर एग्जांपल स्टेबल हो गए। अब इनमें से आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल बात होगी, ठीक है, इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। और मेटल की केटायन के अंदर तो स्पेशली, मेटल के अंदर स्पेशली बहुत मुश्किल है क्योंकि वो स्टेबल ऑक्टेट को पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर फ्लोराइड आयन को भी अगर देखोगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज करेगा। जबकि केटायन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या करेंगे, गेन करने की कैपेसिटी रखेंगे, ना कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ठीक है। आगे सबको समझ में? अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है। चलो, और कोई क्वेश्चन है बेटा किसी का? कोई और क्वेश्चन अगर किसी ने किया हो? ये मेंस के क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं। चलो, तो बेटा रिड्यूसिंग पावर की कल हमने बात करी, मेटल्स की। मैं देखो यहां पर भी जो नोट्स के अंदर दिया हुआ है बेटा, यहां पर हर जगह मेटल की बात करी है मैंने, लिथियम मेटल की बात करी, आयन की बात नहीं करी, ठीक है। तो आयन का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें इस तरीके से करना, थोड़ा सा इसका लेवल था इसलिए हाई, और बच्चे वहां पर गड़बड़ कर सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद बेटा रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में क्या बताया था? जैसे जैसे बेटा नीचे की तरफ जाओगे तो रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है ना। तो जिसका ई नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है वो रिएक्टिव मेटल है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, और जिसका ई नेगेटिव की वैल्यू कम है वो कम रिएक्टिव है। अब प्लेटिनम और गोल्ड, अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव क्यों है जिंक से, और जिंक जो है वो सोडियम से कम रिएक्टिव क्यों है? समझ गए? इसका आंसर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि ई नेगेटिव की वैल्यू बेटा लिथियम के लिए सबसे ज्यादा है, उससे कम सोडियम के लिए, तो उसी ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का। गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, क्योंकि बेटा गोल्ड की अगर ई नेगेटिव की वैल्यू की बात करोगे, कितनी है गोल्ड की? एयू की सपोज है यहां पर, ये रहा 1.50 प्लस, तो प्लस 1.5 होने की वजह से बेटा, चलो मैं बता तो रहा हूं, मुझ पे विश्वास करो, नोट्स में मत देखो, 1.5 वैल्यू प्लस होने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है, ई नेगेटिव की वैल्यू, तो इसीलिए ऋषि क्या होगा, ये सबसे ज्यादा, सबसे कम रिएक्टिव होगा, हाईली स्टेबल होता है गोल्ड, ठीक है, आसानी से रिएक्ट नहीं करता, आपको पता है ना। बहुत मुश्किल है कि गोल्ड का, इवन गोल्ड का जो ऑक्साइड होता है वो भी नेचर के अंदर बहुत कम मिलता है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ेंगे तो और क्लियर करेंगे, अभी सिर्फ रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन सीरीज निकालना, वो सॉरी ई सेल की वैल्यू निकालना, कैथोड में से एनोड का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था आपको। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना भी देख लिया था, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं बेटा,
तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज चाहिए होगा, जैसे मान लो सपोज अगर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं प्रथमेश H2O, अगर हम बेटा H2O की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो मान लो ऐसा क्वेश्चन कोई आ सकता है कि इस H2O की इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए मिनिमम वोल्टेज कितना चाहिए होगा, व्हाट इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एनी कंपाउंड। तो बेटा किस पर डिपेंड करता है, जैसे H2O की अगर इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो मिनिमम वोल्टेज कितना चाहिए होगा आपको, जितनी बेटा वाटर की E नेगेटिव की वैल्यू होगी। तो वाटर की अगर E नेगेटिव की वैल्यू पर ध्यान दोगे, H2O इसकी वैल्यू दी हुई है, ये रहा H2O दिया हुआ है, रुको नोट्स के अंदर भी था मेरे, -1.23 वोल्ट, -1.23 वोल्ट। तो इतना बेटा वोल्टेज आपको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ऋषि, अगर आप इस वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहते हो तो बेटा इसके लिए -1.23 आपको वोल्टेज देना पड़ेगा। इस सीरीज के अंदर आई थिंक दिया नहीं है क्या, इसमें दिया नहीं है, ये मैंने कहीं नोट से निकाला है तो ये 1.23, लेकिन वो प्लस की वैल्यू दे रखी है। अब बच्चों देखो इसमें ध्यान देना ऋषि, जो मेरे पास सीरीज है इसमें 1.23 प्लस का दे रखा है और यहां पर मैंने माइनस लिखा है। इसका मतलब बेसिकली क्या है, जो यहां पर बेटा दिया हुआ है वो रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं। देखो ताने, ये जो सीरीज है ना इसमें रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं, मतलब कि बेसिकली कि OH नेगेटिव आयन, देखो कैसे ये सिस्टम काम करता है। OH नेगेटिव आयन जो है वो बेटा एक तरीके से रिड्यूस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किसमें, वाटर में। ये देखो 2 OH नेगेटिव आयन अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे 2H2O, ठीक है। बैलेंस नहीं हुई क्या, 4 OH नेगेटिव कर दो O2, ठीक है, और हाइड्रोजन अब ठीक है, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से अगर देखोगे 4 OH नेगेटिव में 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ही, ठीक है, तो 2H2O बन रहा है जैसे सपोज मान लो। तो ये आप जो देख रहे हो जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं OH नेगेटिव आयन का बेटा, ये रिडक्शन पोटेंशियल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ऐसे अगर वाटर का देखें तो वाटर तो ठीक अपोजिट है, वाटर बेसिकली बेटा क्या होता है, आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, सॉरी वाटर का खुद ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, देखो जैसे अगर OH नेगेटिव की वैल्यू, अगर यहां पर OH नेगेटिव की वैल्यू, E नेगेटिव वैल्यू आ रही है -1.23 वोल्ट, देखो ठीक है, प्लस दे रखा है, प्लस 1.23 ये दे रखा है टेबल के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए ऋषि कि यहां वाटर का E नेगेटिव की वैल्यू क्या होगी, H2O की क्या होगी, तो जैसे मैंने बताया लिथियम मेटल और लिथियम आयन का केस था, जैसे लिथियम मेटल और लिथियम आयन का केस था बेटा कि लिथियम मेटल लिथियम आयन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो अगर लिथियम मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछोगे तो कितना है, -3.05। अगर आपसे लिथियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल पूछूं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बन जाए बेटा, कोई क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन बन जाए कि Li2+ आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, व्हाट इज द SRP वैल्यू ऑफ दिस, तो बच्चों आप लोग क्या लिख के आओगे, क्या माइनस लगा के आओगे, -3.05 ऐसा लिखोगे। ये देखो कौन सी चीज ठीक है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है बेटा। अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, अब इसमें कई सारी चीजें निकल के आ रही हैं। अगर बोर्ड पर मैंने लिखा है, दिख रहा है सबको, Li2+ आयन का लिखा है -3.05 SRP और Li मेटल का यानी लिथियम का दिया है -3.05, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, सोच के बताओ। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लिथियम वो है -3.05, अगर लिथियम आयन का पूछोगे तो क्या होगा, अपोजिट होगा ना। इस चीज को समझने के लिए फिर एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। देखो
बेटा मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो है, सुनो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस एक दूसरे के ठीक अपोजिट प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर निकालते हैं हम और रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं तो दोनों वो भी चीजें आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कल मैंने आपको बताया था, ये सभी बच्चों को बताया था कि एसआरपी, अगर अपने को एसआरपी नहीं दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दे रखा है और आप रिडक्शन पोटेंशियल में कैलकुलेट करना चाहते हो, वापस कन्वर्ट करना चाहते हो, तो क्या बताया था, साइन अपोजिट कर दो, साइन चेंज कर दो, ये बोला था मैंने, बताया था ना कल की क्लास में। ठीक वैसे ही अगर बेटा देखो, अगर ठीक वैसे ही देखो तो लिथियम मेटल का, अगर लिथियम मेटल को रिड्यूस करना चाहोगे तो बेटा कितना रिडक्शन पोटेंशियल है उसका, -3.05 है। तो अगर लिथियम मेटल का -3.05 है तो लिथियम आयन का क्या हो जाएगा, +3.05, +3.05। बस मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं। इसी तरीके से अगर यहां पर अगर देखोगे बेटा, मेरे पास जो टेबल है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इसके अंदर आपको वाटर का जो है, वाटर का नहीं दे रखा, OH नेगेटिव का दे रखा है, OH नेगेटिव का +1.23 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपको H2O का बताना है बेटा, H2O को रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, तो यहां पर प्रोडक्ट तो आपका वाटर ही बन रहा है ना। अगर OH नेगेटिव आयन रिड्यूस हो रहा है बेटा तो क्या बन रहा है ऋषि, वाटर फॉर्म हो रहा है। अगर वाटर फॉर्म हो रहा है तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, -1.23 वोल्ट। बस ये चीज है। एक दूसरे को अपोजिट अगर हम करके देखें तो ऐसे पूछ सकते हैं, क्लोराइड आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, तो जितना क्लोरीन का है, जितना क्लोरीन गैस का है 1.36 प्लस, उसको माइनस में कर दो, -1.36 वोल्ट, ठीक है। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। अब बेटा देखो, पता है कुछ नहीं, सिंपल सी एक चीज है, देखो जैसे मैं बोल रहा हूं, ये नेगेटिव और प्लस करने का खेल सिर्फ इतना है कि क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ठीक अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। और यहां पर -1.23 का मतलब देखो एक्चुअल में है क्या, जैसे ये जो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल आते हैं, इसका मतलब ऋषि समझो, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हो, वो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। जैसे मैंने आपको पैसे दिए, सुनो, जैसे मैंने अगर आपको पैसे दिए सपोज, तो आपके लिए प्लस है, आपके लिए प्लस है, सुनो मेरी बात, मेरे लिए माइनस है, मेरे लिए माइनस है, फिर मैंने वापस ले लिए, लाओ दो, वापस दो, फिर क्या हो गया, तुम्हारे पास से तो फिर माइनस हो गया, मेरे पास फिर प्लस हो गया। तो ऐसे साइन चेंज हो रहे हैं एक दूसरे के, पैसा वही है, कभी तुम्हारे पास कभी मेरे पास। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन बेटा रिड्यूस होने का मतलब क्या है, रिड्यूस ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। अब हम टेबल सुनो, अब हम टेबल ये मान के चल रहे हैं रिडक्शन की है, रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल है। तो यहां पर बेटा सिर्फ हम देने वाले को प्लस मान रहे हैं, ठीक है, जो आसानी से रिड्यूस हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। रिड्यूस होने का मतलब क्या है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसको बेटा आप प्लस मानते हो, है ना, कि भाई ये प्लस लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं। और नेगेटिव कौन है, जो मेरे को पैसे ना दे, जो मेरे को पैसे दे रहा है वो पॉजिटिव, ठीक है, और जो मेरे को पैसे नहीं दे रहा वो नेगेटिव। अब यही तरीका ठीक है, जो पॉजिटिव है मेरे लिए, ठीक है, वो मेरे को पैसे देगा। लेकिन मान लो अगर ऋषि मुझे पैसे चाहिए ही नहीं, फिर वही स्थिति है, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, तो फिर मेरे लिए क्या है, फिर आप कितना भी प्लस हो जाओ, आप कितने बड़े अंबानी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास है जितनी मेरे को रिक्वायरमेंट है उतनी मेरे पास है, मैं स्टेबल हो चुका हूं, अब रिटायर हो चुका हूं, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन और पैसे ये सब मिक्स हो गए। सिंपल चीज वही थी, चाहे आप उसको किसी भी तरीके से समझ लो। रिड्यूस होने का मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कैपेसिटी, और जब इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कैपेसिटी पॉजिटिव बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है बेटा, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, है ना। वही चीज है, दोनों चीजों को आपस में इधर उधर कर लो, काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, ज्यादा बोलूंगा तो इसके बारे में। अब इसको खत्म करो, एक बार खुद पढ़ना, फिर अगर नहीं आए तो ये चीज समझ में तो फिर पूछना। चलो, तो इसके आगे बेटा नर्नेस्ट इक्वेशन की बात करी थी मैंने। नर्नेस्ट इक्वेशन जो है उसके बेटा काफी सारे एक्सप्रेशन हमने यूज करे थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूज कहां था,
कौन सी फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए यूज करते हैं, तब कैसे निकालते हैं रिडक्शन पोटेंशियल? बेटा नर्नेस इक्वेशन का सबसे पहले ये बताओ आप मुझे क्या यूज है। नर्नेस ने क्या किया? अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना था, सॉरी ई सेल की वैल्यू निकालनी थी, अगर मान लो सेल पोटेंशियल निकालना था, तो बेटा हम तो नॉर्मली इस एसआरपी टेबल या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज कर सकते हैं, है ना? ठीक है वंशिता, अगर हमें बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, जैसे कैथोड जिस मेटल का बना हुआ है वो हमें पता है, और एनोड जिस मेटल का बना हुआ है वो हमें दे रखा है, तो हमें सिंपली क्या करना था बेटा, ई कैथोड में से ई एनोड को, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करना था, सिंपल है ना? लेकिन ये कब होता है, लेकिन ये आप कब कर सकते हो, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए या नॉन स्टैंडर्ड के लिए? ये कब यूज करोगे इसको, कब यूज कर सकते हो? स्टैंडर्ड में ना, और स्टैंडर्ड का मतलब, हाँ स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज थी ये भी बता दो, क्या क्या बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड कंडीशंस? कितना टेम्परेचर होगा, कितनी कंसंट्रेशन होगी बेटा? 298 केल्विन टेम्परेचर होगा। हाँ, 298 टेम्परेचर हो गया, 298 केल्विन, और कंसंट्रेशन दोनों साइड पर कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए दोनों साइड पर, ठीक है? The concentration of the electrolyte should be 1 molar on both side, मतलब जो आपका एनोड पर बेटा जो है ऑक्सीडेशन जहां पर हो रहा है वहां पर भी 1 मोलर जिंक सल्फेट लिया हमने, और उस साइड पर भी 1 मोलर कॉपर सल्फेट लिया, तो कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया आपने और टेम्परेचर 298 केल्विन लिया। तो इस पर बेटा अगर अपने को ई सेल की वैल्यू निकालनी थी, इसको मैं लिखता हूं ई नॉट सेल, है ना? यहां पर नॉट का मतलब बताया था आपको, ई नॉट सेल का डिफरेंस क्या है, इस ई सेल के अंदर और ई नॉट सेल के अंदर क्या डिफरेंस है, ये कौन सी कंडीशन के लिए निकाल रहे हैं, बोलो? ये बेटा कौन सी कंडीशन के लिए निकाल रहे हो, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। तो जब स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं, ई नॉट सेल लिखते हैं, नॉट लगा देते हैं, यहां पर ई नॉट लगा रहता है ऊपर की तरफ सिंबल में, याद रख लो बच्चों बार बार ये चीज, क्योंकि क्वेश्चंस जब आएंगे ना, सुनो, जब न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें बेटा यहीं पर आप लोग ध्यान नहीं देते हो, वहां पर क्वेश्चन में लिखा होगा ई नॉट सेल, ठीक है तानिया? तो ई नॉट सेल अगर लिखा है तो बेटा इसका मतलब है वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को बेटा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है, जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी होती है उनका यूज करते हैं, यानी कैथोड जो बनी है और माइनस कर देंगे जो एनोड मटेरियल है, यानी एसआरपी ऑफ कैथोड, जो कैथोड का मटेरियल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल में से सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, ठीक है? तो कैथोड जिस मेटल की बन रही है, मान लो अगर डैनियल सेल की बात करें तो बेटा क्या है, कैथोड किसकी है, कॉपर की है, तो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रख दो, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, जिंक मेटल का सब्ट्रैक्ट कर दो, यही करते हो ना, सब भूल जाते हो बिल्कुल, एकदम वही चीज है। ऑक्सीडेशन बेटा रिडक्शन वाले में से, कैथोड वाले में से एनोड को सब्ट्रैक्ट करना है जो भी मेटल से बनी है। अगर डैनियल सेल की बात करेंगे तो इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है? कॉपर की वैल्यू होती है 0.34 और जिंक की होती है -0.764, ठीक है बेटा? तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तब कितना आता है, 1.10 वोल्ट, समझे मेरी बात? यही था। लेकिन बेटा अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दे रखी है, अगर कंसंट्रेशन आपने 1 मोलर नहीं ली, 1 मोलर की जगह कोई और कंसंट्रेशन ले रखी है या टेम्परेचर डिफरेंट ले रखा है, तब बेटा क्या आती है इक्वेशन, किस इक्वेशन से निकालते हैं ई सेल की वैल्यू, तब हम ई सेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे नर्नेस इक्वेशन, बोलो? इस इक्वेशन का यूज करते हो ना, कैसे, क्या एक्सप्रेशन आता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ
अगर हम नैनी सेल की बात करेंगे बेटा तो ऊपर कौन सी कंसंट्रेशन होगी? बोलो बच्चों, ऊपर कौन सी कंसंट्रेशन है? जिंक आयन की कंसंट्रेशन, जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं वो कंसंट्रेशन आपने रखी है यहाँ पर, और नीचे बेटा कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है। यही था नॉन इक्वेशन, यही है। और इसको अगर दूसरे वर्जन में कंप्लीट करें, यानी यहाँ पर अगर बेटा न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, जनरली यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर दोगे, टेम्परेचर पुट कर दोगे 298, एन की वैल्यू तो आप बाद में पुट करोगे, एफ फैराडे की वैल्यू पुट कर दोगे, और नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट कर दोगे, तो फिर क्या इक्वेशन बन जाती है? एक बार बताएं जल्दी, क्या इक्वेशन बन जाएगी? सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा? E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n, यही था ना, 0.059 अपॉन n log ऑफ, ये log 10 हो गया, log 10 में कन्वर्ट हो गया, जिंक आयन अपॉन में कॉपर आयन। बोलो बच्चों, यही है? ये चीज समझ में आ रही है? इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ऋषि? कौन सी इक्वेशन को कब यूज करोगे? इस वाली इक्वेशन को कब यूज करोगे और इसको कब करोगे? बताओ। RT अपॉन NF कब यूज करना पड़ेगा प्राची? जब टेम्परेचर बेटा 298 केल्विन ना हो, जब टेम्परेचर आपका 298 ना हो, कुछ और टेम्परेचर की वैल्यू पूछ रहा हो, तो फिर ये वाली वैल्यू पुट करोगे, गैस कांस्टेंट पुट करोगे 8.304 है ना, 8.314 सॉरी 8.314 वैल्यू पुट करोगे, टेम्परेचर 298 पुट करोगे, सॉरी जो भी टेम्परेचर आपको गिवन होगा, ठीक है, वो पुट कर सकते हैं। और नीचे वाली इक्वेशन कब है बेटा? ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है, ये 0.059 अपॉन n, ये कब यूज करते हैं? जब क्वेश्चन के अंदर आपको बोल दिया कि 298 केल्विन ही है ना, अगर क्वेश्चन में उसने बोल दिया 298 केल्विन पर निकालो ई सेल की वैल्यू, तो ये वाली इक्वेशन यूज करोगे। और ऊपर वाली तब यूज करोगे जब टेम्परेचर कुछ अलग दे रखा है आपको, जैसे 300 केल्विन पर पूछ लिया उसने, तो फिर उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जनरली बच्चों 90% क्वेश्चन किसके आते हैं मानसी? इस इक्वेशन के ऊपर आते हैं जो नीचे लिखी है। इसलिए आपको बोलता हूं ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, बहुत ही आसान है चीजें, समझ लो बस। 0.059 अपॉन n log ऑफ Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। ऐसा बहुत कम कोई क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको बोलेगा कि टेम्परेचर 300 केल्विन पर निकालो, लेकिन आ सकता है, इसलिए आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी इक्वेशन का क्या यूज है। तो बेटा मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सी है? जो नीचे लिखी हुई है। सब बच्चों को मेरी बात समझ में आई यहां तक? ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन सबसे कॉमन है। तो न्यूमेरिकल जब भी आएगा तो 0.059 ही लगाओगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी थी यश, जब कभी बेटा हम कोई सेल देखते हैं तो उसमें एक बात और ध्यान रखते हैं, वो ये कि किस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस चीज का रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि यहां पर बेटा जो आप कंसंट्रेशन रखने वाले हो बेटा, यहां पर Zn2 प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन रखने वाले हो वो क्या चीज है? ऑक्सीडाइज्ड होनी चाहिए। यानी जो मेटल, जिस मेटल की इलेक्ट्रोड का बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, या लेफ्ट साइड पर जो है, ऐसे समझ लो, जो लेफ्ट साइड पर रखी हुई है उसकी कंसंट्रेशन आपको रखनी है ऊपर और नीचे रखनी है रिड्यूस फॉर्म की। ये चीज और ध्यान रखना, फिर आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। और लॉग की वैल्यू तो आपको याद करा दी थी मैंने, है ना? तो कोई क्वेश्चन करेंगे ऐसा, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, कराऊं या फिर कर लोगे? आप लोगों ने वैसे करे आई थिंक क्वेश्चंस, किसी को कोई इशू है तो बताओ। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर क्वेश्चन करा दो एक बार, अगर कोई बोलेगा तो मैं कराऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। बताओ ऋषि। कर लेंगे सर। कर लोगे? चलो, भरोसा नहीं है बिल्कुल पर, बिल्कुल भी। सर टाइम हो रहा है ना। टाइम हो रहा है तो टाइम तो 15 मिनट रह गए। तुम लोगों को तो कितना भी पढ़ाते रहो, एक ही टॉपिक 10 बार पढ़ा देता हूँ। एक बच्चा भी ये नहीं बोलता कि सर ये 5वीं बार पढ़ा दिया आपने, एक बच्चा भी नहीं बोलता, खुश होकर पढ़ते हैं, मन लगा के, बहुत बढ़िया बच्चे। इसीलिए तो क्या कहूँ, Zn प्लस Ag, ये देखो एक इस तरह का, एक मैं आपको सेल देता हूँ, एक प्रैक्टिस के लिए एक सेल देता हूँ, अब आपको क्लियर होगा। जिंक प्लस Ag प्लस आयन बेटा किसमें कन्वर्ट होगा? Zn2 प्लस आयन प्लस
2Ag, बोलो। ऐसा मैंने एक सेल ले लिया जिंक और सिल्वर का। अब बच्चों इसके लिए आपको ई सेल की वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू फाइंड ई सेल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर। यहां पर आपको मैंने दोनों की कंसंट्रेशन दे देता हूं। सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन दे रहा हूं 0.000 मोलर, ठीक है, और यहां पर Zn2 प्लस की दे रहा हूं 0.00 मोलर। चलो इसको फाइंड आउट करते हैं, ई सेल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा आपका ई सेल, ई नॉट सेल माइनस अपॉन एन। किसी का माइक खराब हो गया मत ऑन करो। 0.059 अपॉन एन। और बेटा यहां पर क्या लिखेंगे, रुको लॉग और लगा एलोजीन। किसकी कंसंट्रेशन ऊपर लिखेंगे, किसकी नीचे बताइए। हाँ, कौन ऑक्सीडाइज होगा, जिंक है ना, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, सिंपल। और सिल्वर के साथ क्या हो रहा है, 2Ag पॉजिटिव आयन इन 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं और सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बेटा ऊपर की तरफ कौन सी कंसंट्रेशन होगी, ऑक्सीडाइज मतलब कि Zn2 प्लस आयन है ना, Zn2 प्लस आयन। नीचे क्या लिखूंगा, नीचे क्या लिखूं, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन सिल्वर लिखूंगा कैसे, Ag प्लस लिख दूं बस, Ag प्लस। फिर एक मिस्टेक जो आप लोग, अभी मैं बता रहा हूं जो चीजें मैंने अभी बताई ना मानसी, आप लोग सुनो पहले मेरी बात। एग्जाम में यही मिस्टेक बच्चे करते हैं, क्योंकि बेटा मुझे पता है, मैं पेपर भी चेक करके मैंने कई बार देखा है सीबीएसई में, बेटा सबकी यही मिस्टेक थी। जिन बच्चों का गलत आंसर था उन्होंने क्या किया, यहां पर ध्यान नहीं दिया Ag पॉजिटिव के साथ क्या आएगा बेटा, यस इसकी पावर आएगी कुछ, Ag आयन को इसकी कंसंट्रेशन पे कोई पावर लगेगी या बस ऐसे ही Ag पॉजिटिव आयन 2 रहेगी सर पावर, लगेगी। 2 पावर लगेगी, ठीक है। तो 2 पावर लगेगी बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है देखो, समझो मेरी बात। ऐसा इस रिएक्शन में आप समझो कि एक जिंक आयन अगर यश प्रोड्यूस होता है, सुनो, अगर एक Zn2 प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके बदले में बेटा कितना सिल्वर आयन यूज हो गए, तानिया 2 सिल्वर के आयन बेटा यूज हो गए। इसी वजह से आपको, हाँ, जो पावर 2 लग रही है इसका मतलब ये है, आप यहां से पता लगा सकते हो, ये देखो यहां पर पता लगा सकते हो कि 2Ag पॉजिटिव यहां पर हो गए। अगर यहीं पर अगर 3Ag पॉजिटिव होता, जैसे अगर गोल्ड के साथ देखेंगे तो अगर बेटा गोल्ड का यूज करोगे तो Au3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो वहां पर बेटा अगर 3Au बनेंगे तो वहां पर Au की पावर 3 हो जाएगी, ये चीज है। तो अब बाकी अब इसको सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, चलो वैल्यू निकालो फटाफट। ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, इसके लिए बेटा क्या चाहिए होगा यश, क्वेश्चन में बेटा आपको क्या दिया होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए होंगे, ई नॉट की वैल्यू दे रखी होगी, किस किस की, ई नॉट जिंक, ई नॉट जिंक दे रखा है बेटा, और ई नॉट सिल्वर दे रखा है, दोनों वैल्यू दे रखी है। जिंक की होती है -0.76 वोल्ट और Ag की कितनी होती है 0.08, रुको 0.8 आई थिंक, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 2 मिनट रुको बस, 0.8 है, यस 0.8 है, 0.8 वोल्ट, ठीक है 0.80 वोल्ट। अब इसको कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे देखो यहां पर इक्वल टू ई नॉट सेल कैसे लिखेंगे, ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड किस मेटल की बनी हुई है तानिया, कैथोड किस मेटल की है, सिल्वर की है, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, यहां पर अगर जिंक है तो जिंक। बेटा एक बात ध्यान रखो, जैसे मैं इस तरीके से आपको करके बता रहा हूं ना, एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव पेपर होगा यश, कल जब कभी सब्जेक्टिव पेपर होगा तो इसी तरीके से करना है आप लोगों को, ये नहीं कि आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, इस तरीके से तरीका है।
कि मेथड है प्रॉपर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। अगले आगे हो जाएगा 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ, दोनों की कंसंट्रेशन पुट करो तो Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 0.001 तो लिखा ही नहीं मैंने 0.001 ये कौन लिखेगा, रुको 0.001 ठीक है। और सिल्वर का हो गया बेटा, सिल्वर का 0.0001 का स्क्वायर दिख रहा है बेटा सबको बोर्ड पर। ध्यान देना, आगे स्टेप में क्या होगा, सिल्वर का रखो वैल्यू 0.8, 0 में से सब्ट्रैक्ट करो -0.076 ठीक है बेटा, सिंपल है। माइनस उधर का सॉल्व करोगे तो 0.0295 यही वैल्यू आएगी। लॉग को सॉल्व करो, लॉग को बेटा सॉल्व करोगे तो क्या होगा देखो, अगर लॉग को सॉल्व करोगे तो ऊपर है 10 की पावर -3, ऊपर 10 की पावर -3 है, नीचे क्या है 10 की पावर -4 का स्क्वायर हो जाएगा। प्राची ऊपर है 10 की पावर -3, नीचे 10 की पावर -4 का स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करो यहीं पर तो क्या होगा 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर 8 ऊपर आ जाएगा प्लस होकर, तो कितना बचेगा यश 10 की पावर 5 आ जाएगा है ना। तो लॉग की वैल्यू कितनी सॉल्व की होके आएगी, लॉग 10 की पावर 5 क्या हो गया 5 हो गया। तो यानी 0.0295 log 5 सॉरी लॉग तो सॉल्व ही हो गया 5। बस इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो आपका आंसर आ जाएगा 0. यहां पर 295 into 5 कितना हो जाएगा 295 को 5 से करो 5 5 25 1475 0.1475 इसमें से बेटा माइनस करना 0.4 में से 0.1475 ये बेटा देखो ये वैल्यू आएगी आपकी। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 5, चेक करना बेटा निकाल के एक बार, जिन बच्चों ने निकाला है एक बार चेक करो ये वैल्यू आ रही है 972 और यहां पर हो गया 2 0.2525 एक बार देखो यश कैलकुलेट कर लो, ये आंसर आना चाहिए आपका 0.2525 इतना ही आंसर है, लिखना बेटा बताना मुझे 2525 ये वोल्टेज आएगा। यहां पर बस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना था 0.295 को, तो हमारा आ गया 49545 ठीक है 1475 तो 0.1475 ठीक है बेटा लगभग इतना ही आएगा। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर ठीक है। तो बेटा इस तरीके से ई सेल की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो बच्चों छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो, जैसे ई नॉट सेल पर ध्यान दो, क्वेश्चन के अंदर ई नॉट सेल दे रखा है कि ई सेल दे रखा है। कुछ बच्चे तो क्वेश्चन करेंगे बेटा नहीं ध्यान देंगे कि ई सेल दे रखा है कि ई नॉट सेल दे रखा है। कई बार क्वेश्चन में बेटा जरूरी नहीं कि आपको ई सेल निकालने के लिए पूछेगा यश, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ई सेल की वैल्यू दे देगा क्वेश्चन के अंदर और कंसंट्रेशन दे देगा और फिर बोलेगा कि बताओ अब इसमें से आप निकालो ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल दो। एक मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल दे देगा, दूसरे का निकालने के लिए बोलेगा। तो क्वेश्चंस की बहुत चीजें हो सकती हैं, एक चीज अननोन है दूसरी चीज निकालने के लिए पूछ सकता है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस इक्वेशन को लेकर, ठीक है। अब नन्नेस्ट इक्वेशन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बोलो बच्चों। आज फिर कुछ क्वेश्चन दूंगा फिर उनकी प्रैक्टिस कर लेना। तो नन्नेस्ट इक्वेशन के ऊपर बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स कर लो तो उससे आपको जो है इसका प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से कि कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें बेटा कोई भी जरा सा भी एडवांस क्वेश्चन नहीं आता यश इस चैप्टर में। न्यूमेरिकल्स क्योंकि ज्यादातर है ना वो सिंपल ही रहेंगे, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो गया नन्नेस्ट इक्वेशन, एक बार जिसको अप्लाई करनी आ गई तो उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। बच्चे क्या गलत करते हैं मैंने बता दिया, एजी पॉजिटिव के ऊपर 2 वैल्यू नहीं लगाई, दीपांशु गलत हो गया, दीपेश गलत हो गया,
वहीं पर आंसर गलत। जहां आपने AG प्लस के ऊपर +2 उसको नहीं किया, वहीं आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है प्राची, मेरी बात समझ में आई आपको? क्या चीज मैंने बताया? ये छोटी छोटी चीजें बेटा काम की है जो क्वेश्चन गलत करवा देती है। ठीक है, जानते हुए भी सब कुछ। तो इतना हमने पढ़ा आज, नर्नेस्ट इक्वेशन भी हमारा हो गया। इसके बाद बेटा मैंने एक चीज बताई थी आपको, फिजिबिलिटी। अगर मैं किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी की बात करूं तो कोई रिएक्शन बेटा फिजिबल कब होता है? आई थिंक आपने क्वेश्चन भी मैंने 2-3 दिन पहले ही कराया था, डेल्टा आरजी की वैल्यू के ऊपर बताया था मैंने, गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये जो रिलेशन आता है, इसके बाद एक रिलेशन है, एक तो इसका पहले रुको, पहले से एक रिलेशन आपको बताना है, ई सेल के बीच में और केसी के बीच में रिलेशन क्या होता है। ई सेल और केसी के बीच में बेटा क्या रिलेशन होता है, इन दोनों के बीच में बेटा क्या रिलेशन है, ये देखो। तो आपने पढ़ा है कि ई सेल इज इक्वल टू क्या आया था बेटा हमारा, अगर हम देखें ई सेल को अगर हम इसके टर्म्स में लिखें तो हमारा एक्सप्रेशन आता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n, ठीक है, लॉग केसी। देखो बेटा ये फॉर्म आती है, एक फॉर्म ये है और दूसरी फॉर्म कौन सी है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF, नेचुरल लॉग ऑफ केसी। बोलो बच्चों, अब तुम खुद बता दो कि किस इक्वेशन को कब यूज करोगे, कौन सी ज्यादा कॉमन होगी ताने, इन दोनों इक्वेशन में से कौन सी ज्यादा यूज करोगे न्यूमेरिकल्स के अंदर? ये वाली होगी। इसका सिर्फ कहां यूज होगा, हाँ इसका सिर्फ बेटा वहां यूज होगा जहां आपको टेम्परेचर अलग दे रखा हो, और ऐसा बहुत कम पॉसिबल है, ऐसे चांसेस बहुत कम है। नीट में तो आप लोग परेशानी मत होना, स्टेट क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर निकालने के लिए। तो अब बेटा यहाँ पर लॉग केसी की वैल्यू निकालनी होगी आपको, अगर आपको ई सेल दे रखा हो, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ई सेल और ई नॉट सेल दे रखा हो तो आप निकाल सकते हो लॉग केसी की वैल्यू, यानी केसी की वैल्यू निकाल सकते हो एंटी लॉग लेके। ये क्वेश्चंस भी करवाए थे आपको बेटा, मैंने ये क्वेश्चंस करवाया। आज आप ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है, नर्नेस्ट इक्वेशन वाले भी और ये वाले भी, ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है, सुनो ध्यान क्या रखना है, जो बात आप ध्यान रखो कि बेटा यहां पर ई नॉट सेल है, यहां पर ई नॉट सेल है बेटा, तो ई नॉट सेल को कैसे निकालते हैं, टेबल में से जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है जो भी मेटल का, उसको निकाल के कैलकुलेट करना। क्वेश्चन में ध्यान रखना कि ई सेल दे रखा है कहां पर और ई नॉट सेल क्या दे रखा है। बच्चों अगर ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल आपका कभी गलत नहीं होगा। और लॉग की वैल्यू तो याद कराई थी सबको, लॉग की वैल्यू याद कराई थी, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। चलो किस किस को याद है, जल्दी से स्टार्ट करो, लॉग 10 से शुरू करो, लॉग 10 मानसी का तो आज माइक ऑन नहीं हो रहा। 1 होती है लॉग 10 की वैल्यू बेटा 1 होती है, और लॉग 1 की 0 होती है, ठीक है, वहां 0 होती है। लॉग 9 की कितनी होती है यश, लॉग 9 1 से छोटी 0.95। मानसी बेटा, मानसी रहने दो, आज ये बजर बार बार बज रहा है, आज ये रहने दो इसको। 0.95 होती है लॉग 9 की वैल्यू, फिर धीरे और डिक्रीजिंग पे जाएंगे। लॉग 8 की वैल्यू बेटा 0.9 होती है। लॉग 7 0.84, वेरी गुड। हाँ वंशिता, वंशिता ने तो वजर राउंड जीत लिया। लॉग 6 कितना होगा, 0.78। चलो ठीक है 0.78 बेटा। बच्चों याद कर लो जल्दी से, क्योंकि देखो ये आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि आप फिर दोबारा टेबल में से देखो। लॉग 6 की वैल्यू 0.78 है ना। लॉग 5 कितना है, लॉग 5 0.7 की 0.6, लॉग 5 की वैल्यू 0.7 ही है। चलो ठीक है, मैं भी भूल सकता हूं कई बार। आगे लॉग 4 बेटा कितना होगा, लॉग 4 हाँ 0.
log 2 की वैल्यू देखो, मैं बताता हूं, log 2 की वैल्यू आपको याद रखनी थी। तो log 2 की वैल्यू होती है, क्या हुआ? अच्छा, मानसी रिप्लाई करी 0.3। तो बेटा ठीक है, चलो एक बार आप लोग याद कर लेना, ठीक है, और क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करेंगे। आप चाहते हो मैं क्वेश्चन दूं या अपने आप कर सकते हो? देखो प्रैक्टिस बुक मैंने आपको दे दी है, मैंने नीट वाले बच्चों और दोनों को बुक दे रखी है। उनमें से आज आप क्वेश्चन करो जो एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा जो आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है वंशिता? समझ में आ गया? हाँ, ऐसे झूला मत झूल, ज्यादा झूला मत झूलो ऐसे दिक्कत हो सकती है, गिर मत जाना। चलो, तो इसी तरीके से बेटा क्लास खत्म करते हैं। कल आप लोग क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, और फिर मुझे बताओ कि लॉग और एंटी लॉग के क्वेश्चन हुए या नहीं, ठीक है? चलो, तो डाउट पूछना फिर कल। ओके बाय, टेक केयर। बाय सर। दिव्यांशु बोल रहा क्या बोल रहा था भाई?